प्रश्न 2 में हमें 2 समीकरण गिवन है और हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके इसकी सहायता से m का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx+3 होगा। तो इन दोनों समीकरणों को तो आसान से हल कर सकते हैं और साथ में हल करने के बाद जो x और y के मान आएंगे उन मानों को इस समीकरण, जो कि ये प्रवणता का एक समीकरण होता है, इस प्रवणता के समीकरण में y और x की वैल्यू रख करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th में या किसी अगले चैप्टर में, इसी कक्षा 10 की किसी और चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि y बराबर mx+3 एक प्रकार का प्रवणता का समीकरण है। तो देखिए कैसे हल करना आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, समीकरण दिया क्या है 2x+3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरे समीकरण को लिख दो 2x - 4y बराबर -24। वैसे ये समीकरण अभी सरल रूप में नहीं है, इसको सरलतम बना सकते हैं। सभी पदों में 2 का डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा x, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 एकम 2 मतलब कि x बचेगा, माइनस यहाँ पर 2y आएगा बराबर, यहाँ पर मिलेगा -12, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना। अब यहाँ से इसको समीकरण नंबर 2 बना करके 1 और 2 समीकरणों को हल करना है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है समीकरणों को हल करने का। तो आप किसी भी समीकरण को लेकर के x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ। समीकरण 2 से x - 2y बराबर -12 या x बराबर मिलेगा हमें 2y - 12। इसको दाहिने पक्ष में लाया, धनात्मक हो गया तो पहले लिख दिया, -12 बाद में लिख दिया। ये समीकरण नंबर 3 बना दो। इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, समझ आया? तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखिए, 2x यानी कि 2 गुणा x के स्थान पर, ये जो x दिखाई दे रहा है इस x के स्थान पर x की वैल्यू पूरी तरह से 2y - 12 रखना है। तो यहाँ लिखा 2y - 12 और साथ में इसको संभाल करके कोष्टक में ही रखेंगे। उसके बाद +3y है, +3y लिखो बराबर 11। बस इसी को हल करना है। 2 का सभी पदों में डिवाइड करते हैं, जो कोष्टक को हटाया जाता है। 2 दूना के 4y माइनस 2 का 12 में गुणा 24 प्लस में 3y बराबर 11। अब 4y और 3y जुड़ जाएगा 7y। ठीक है मनीष, बराबर 11 और ये 24 इधर आकर के धनात्मक हो जाएगा 24। ठीक है, 24 में 11 को ऐड कर दो, 35 आएगा। तो यहाँ से लिखते हैं 7y बराबर 35 या y बराबर 7 से 35 को डिवाइड कर दो, 7 बचे 35 होता है। तो ये आ गया y का मान 5। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं ताकि x का मान निकल जाए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है रखिए, x बराबर 2y - 12, x बराबर 2 गुणे y के स्थान पर रखना है कितना 5, माइनस में 12 लिखा है। बस हल कर डालिए, 5 दूना 10, 10 में से 12 घटा दीजिए, माइनस में 2, ये आया x का मान। अब इन दोनों मानों को लेकर के जो ये प्रवणता का समीकरण दिया गया है इसमें से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तब लिखते हैं समीकरण y बराबर mx+3 में x और y का मान रखने पर मान रखने पर रखिए
y के स्थान पर 5 रखेंगे बराबर m गुणे x की वैल्यू कितनी -2, कोष्टक में लिख दिया -2, अब प्लस में 3 आगे चल रहा है। अब इसको गुणा करके गुणा तो करना नहीं है, यहाँ पर 3 को इधर लाते हैं तो 3 में से इधर आकर के घटेगा, तो 5 में से 3 घटा दीजिए 2 बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा -2m, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला करके 1 बराबर जो माइनस में m आएगा और इस माइनस को इस तरफ ला दें या दोनों पक्षों में m माइनस का गुणा कर दीजिए तो m की वैल्यू मिल जाएगी -1, यानी कि m की वैल्यू 1 है। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, नोट कर लो। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 संख्याओं का अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो ये है कि जब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो उन दोनों संख्याओं को x और y मान लेते हैं 2 चर में, और दूसरा तरीका है कि जो दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया है, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या के आधार पर तुलना करके एक चर वाले जो 2 घात समीकरण आते हैं उसके आधार पर लगाना चाहें तो भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ये जो दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x है वो अपने दूसरी संख्या से 26 अधिक या कम है, तो 2 घात वाले समीकरण में आता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आधार पर हमें इसको हल करना है, तो सरल है और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम, हमें दोनों संख्याओं को x और y मानना है। तो देखो, अंतर का मतलब एक बात ध्यान रखना है कि अंतर का मतलब है कि जब दोनों संख्याओं को, मान लो कि एक हमने x माना और एक y माना, तो अब x में से y घटाने का मतलब एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तभी घट करके धनात्मक में 26 देगा, क्योंकि प्लस में 26 लिखा है। अंतर 26 प्लस में तभी आ सकता है जब एक संख्या बड़ी हो और दूसरी छोटी हो। तो अब x और y में कौन छोटा कौन सा बड़ा होगा ये भी हमें उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करें कि माना बड़ी संख्या, वैसे छोटा बड़ा मानेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा और आंसर मिल पाएगा। तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। यदि ऐसे नहीं मानते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना दोनों संख्याएं x तथा y हैं, जहां लिख करके, बाद में जहां लिख करके ऐसे आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं है, समझ जाएंगे कि x वाली बड़ी है और y वाली छोटी है। अब प्रथम प्रश्न से क्या कह रहा है, अब जो हमने मान लिया उस संख्याओं के संबंध में पहले प्रश्न के आधार पर क्या कहा गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 से, मतलब उन्हीं दोनों का अंतर का मतलब है घटाना, कि बड़ी वाली में से छोटी घटाने पर 26 प्राप्त होता है। इसका मतलब प्रथम प्रश्न में क्या कहा गया, तो प्रथम प्रश्नानुसार x बड़ी वाली में से y घटाने पर हमें क्या मिलता है 26, प्रश्न के आधार पर। तो एक प्रकार से ये समीकरण बन ही गया। उसी प्रकार अगले प्रश्न में एक संख्या, मान लीजिए कि x वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब y का 3 गुना है, कौन है x वाला। तो हम दूसरे प्रश्नानुसार ले सकते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या लिखा जा सकता है, x बराबर है, यानी कि एक संख्या बराबर है किसके बराबर, दूसरी की 3 गुनी, मतलब कि 3y के बराबर, या इसको x माइनस 3y लिख करके हम लोग समान समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और ये समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब इन दोनों को हल करके आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमें x और y ये दोनों संख्या पता चल जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप
यहाँ से एक काम करते हैं, समीकरण 2 से x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3y दिखा रहा है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से यहाँ से x माइनस 3y बराबर 0 लिखे हैं, तो x बराबर क्या मिलेगा 3y। समीकरण नंबर 3 बना लो। अब इस समीकरण 3 से जो x की वैल्यू आई है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो लिखा यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में 2 में 1 में समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखिए। तो 1 वाला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26। अब हमें x की वैल्यू क्या रखना है 3y, यहाँ लिख दिया 3y, यहाँ पर रखेंगे 3x माइनस 3x नहीं है 3y, ठीक है 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो ये मिलेगा 2y बराबर में 26। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 एक कम 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 13, यानी कि y का मान आया 13। अब अगर y का मान 13 है तो x बराबर कितना होगा लिख देंगे यहाँ। अतः समीकरण 3 से या आप लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो हमने यहाँ रखा x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू 13 कितना आएगा 39। इस प्रकार से x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 13 है। बिल्कुल आसान सवाल है, नोट कर लो जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन दिया है, इसमें रैखिक समीकरण बना करके हल करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अगला। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि संपूरक और पूरक कोण क्या होता है। देखिए ध्यान से, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 अंश है, अगर हम पूछें कि 30 अंश का पूरक कोण क्या है तो आप बोलोगे कि सर इसमें 60 अंश जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री मिलेगा, अर्थात 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश है। इसी प्रकार से 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण समझे जाएंगे। तो हमने ये कहा कि जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा वो दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। इसी प्रकार से एक और नाम आता है समपूरक कोण, और इसका ये डेफिनेशन है कि जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना 180 अंश। तो जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होगा उन दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे समपूरक कोण। तो इस बात का मतलब है कि यदि हम कहें कि 120 अंश का संपूरक बताइए तो आप बोलोगे कि सर इसमें 60 डिग्री जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, मतलब कि इस 120 अंश का संपूरक कोण कौन सा है 60 अंश है। और इसी प्रकार कह सकते हैं कि 60 अंश का संपूरक कोण 120 अंश है। तो इस बात का मतलब है कि इन दोनों का योगफल 180 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाते हैं। तो एक बात हमें ये पता चला कि इस क्वेश्चन में जो लिखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है। तो एक चीज़ सबसे पहले हमें ये मिला कि जो भी दोनों कोण एक छोटा बड़ा हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों यानी उन दोनों का योगफल कितना हुआ होगा 180, यानी 180 रहा होगा। इसका मतलब है कि यदि हम बड़े वाले कोण को x माने और छोटे कोण को y माने तो दोनों का योगफल हम कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री सबसे पहली शर्त के आधार पर, क्योंकि संपूरक उन्हीं को कहेंगे जो दोनों का योगफल 180 होता है। तो एक बात हमें पता चला, तो हम इसको पहले x और छोटे वाले को y मान करके एक समीकरण तो बना लेंगे। तो देखिए मानते हैं, माना बड़ा कोण x अंश तथा
छोटा कोण y डिग्री है या y अंश है। तो पहले पास से तो एक हम लिख सकते हैं। अतः एक चीज़ हमें ये पता चला कि संपूरक का मतलब जो दोनों कोण हैं छोटे बड़े, इन दोनों का योगफल पहले स्थिति में 180 डिग्री बनेगा, जो कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर पे आते हैं। बड़ा वाला और छोटे वाले से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा वाला अधिक है, मतलब कि द्वितीय प्रश्न के आधार पर, यानी एक और हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार समझिए, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब कि किसकी तुलना किया गया है, बड़े कोण की तुलना किससे किया गया है, छोटे कोण से कितना 18 अधिक। अधिक का मतलब जोड़ा जाएगा। तो एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, बड़ा कोण कौन सा है, x, यानी x है कितना है, छोटे कोण से 18, यानी छोटा वाला कोण है y और इससे 18 अधिक है का मतलब बराबर है किसके, y के, y से 18 से अधिक के। तो एक समीकरण ये बन गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 18 अंश बराबर 0, समीकरण नंबर 2। या आप चाहें इसी को समीकरण 2 बना करके समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो यही काम कर देते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 बनाया और यहाँ से समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितना, y प्लस 18, तो लिख दिया यहाँ पर y प्लस 18, और ये पहले से y है प्लस y लिख दिया बराबर 180 अंश। अब इसको हल कर लीजिए, y को y में जोड़ने पर 2y मिलेगा बराबर 180 अंश माइनस इधर आकर के 18 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस कर दीजिए 18, यानी 180 में से 18 निकाल दो तो 0 में से 8 का मतलब 10 में से 8 गया 2 और 7 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और ये 1 को रिप्लेस कर दो, यानी 2y बराबर हमें मिला दोस्तों 162 अंश। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16 और ये 2 एकम 2 81 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। तो y क्या था, y था छोटा कोण। ठीक है, y का मान 81 अंश। अब इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो लिखा है यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए तो x बराबर y का मान है 81 डिग्री और प्लस में ये पहले से 18 डिग्री है, कितना आएगा x की वैल्यू 819 99 डिग्री। ये हमें आंसर मिला। बड़ा है 99 डिग्री और छोटा वाला कोण 81 डिग्री है। ठीक, बिल्कुल आसान है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। इसको पहले ध्यान से समझेंगे। ये वास्तव में एक प्रकार से आप जो किसी दुकानदार संबंधित कोई भी सवाल देखते हैं कि जब दुकानदार कोई आपको 3 रुपये में कोई बिस्कुट देता है या 4 रुपये में 5 रुपये में जो भी सामान बेचता है, तो ये कहा जाए कि यदि 4 रुपये में एक बिस्कुट मिलता हो तब बताइए 15 बिस्कुट का दाम कितना होगा। मतलब कि जब अधिक वैल्यू आती है तब हम लोग गुणनफल करते हैं और कम वैल्यू आती है तो भागफल करते हैं। इसका मतलब कि इस प्रश्न में 2 प्रकार के वस्तुओं से संबंधित कुछ दाम दिया गया है।
लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 7 बल्ले में से एक बल्ले का दाम और 6 गेंद में से एक गेंद का दाम कितना है, बल्कि वही हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछा है। ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ। प्रत्येक गेंद तथा बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद का ही मूल्य ज्ञात करना है, फिर हम लोग बल्ले का भी निकालेंगे। तो प्रत्येक गेंद तथा बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि जब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के आधार पर हल करना है, तो अगर हम इन दोनों वस्तुओं को, जो कि बल्ला और गेंदें हैं, अगर x और y के रूप में हम एक एक का दाम मान लें कि एक बल्ले का दाम x रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया, तब आप ये झट से कह दोगे कि एक बल्ले का दाम यदि x रुपया है तो 7 बल्ले का दाम अधिक हो जाएगा। तो अधिक के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले इसको ऐसे समझिए, मान लिया हमने एक बल्ले का x रुपया और एक गेंद का y रुपया। तो यदि एक बल्ले और एक गेंद की वैल्यू x रुपया और y रुपया है, तो जब एक बल्ले का दाम x रुपया, तो यहाँ पर लिखा है 7 बल्ला, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x रुपया। ठीक है, ये रुपया है ना। इसी प्रकार यदि एक गेंद का y रुपया मानते हो तो 6 गेंद का अधिक होगा, तो अधिक के लिए गुणा करते हैं। तो इसी एक गेंद के जो दाम है उसी में आप क्या करोगे, 6 का गुणा कर दोगे। समझ आया? तो सिंपल सी चीज़ है। अब ये दोनों प्रश्न के आधार पर, जैसे हमने 7 बल्ला और 6 गेंद का तो दाम निकाल लिया, तो हमारा टोटल जो योगफल आएगा वो किसके बराबर, प्रश्न के आधार पर इन दोनों के टोटल योग 3800 रुपये के बराबर माना जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, 3800 रुपया के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक गेंद और एक बल्ले का दाम कितना है, ये तो समझ में आया होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है और घबराएंगे नहीं। माना एक बल्ला तथा एक गेंद, एक गेंद का दाम क्रमशः x रुपया तथा y रुपया है। ठीक है, अब प्रथम प्रश्न से हम लोग ये समझ गए हैं कि 7 बल्ले का दाम 7x हो जाएगा और 6 गेंद का 6y। अधिक के लिए गुणा करते हैं। तो प्रश्नानुसार, ये प्रथम प्रश्नानुसार होगा, यानी एक ही प्रश्न में दो प्रकार की शर्त दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से या प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, एक का x है तो 7 का 7x, एक का y है तो 6 का 6y, दोनों का टोटल योग हमारा दोनों का टोटल योग 7x प्लस 6y आया, और ये प्रश्न के आधार पर उतने के बराबर माना जाएगा, कंपेयरिंग करवा करके 3800 हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा, अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए, इसी प्रकार से और भी कुछ खरीदा जा रहा है। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा, कितने रुपए में, 1750 रुपये में। तो 3 बल्ले का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे 7 बल्ले का 7x है तो 3 बल्ले का 3x, और 5 गेंद का
5y हो जाएगा। तो द्वितीय शर्तानुसार लिख सकते हैं 3x + 5y बराबर कितना 1750। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब इन दोनों को हल करके हमें क्या निकालना है, गेंद और बल्ले का मूल्य निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको हल करके आसानी से निकाल सकते हैं। मनीष, तो क्या आप हल कर पाएंगे? ठीक, तो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको ज़रूर हल करेंगे, हल करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन। आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आप लोग देखिए इसमें क्या लिखा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए। नियत भाड़ा का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या किसी 3-4 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, तो देखिए इसमें नियत भाड़े का अर्थ है कि जैसी चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित कर रहा है और एक नियत भाड़ा भी लगता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे 1 किलोमीटर चलने पर कोई भाड़ा ना लेता हो, बल्कि अगले दूसरे किलोमीटर चलने पर उसका भाड़ा लेना शुरू कर देता हो, तो हम कहते हैं कि जो 1 किलोमीटर की दूरी पहले तय किया जा रहा है वो एक नियत है हर व्यक्ति के लिए, उस पर कोई भाड़ा चार्ज नहीं है, वो नियत है, एक समान है। लेकिन जो दूसरे किलोमीटर चलता हो तो उस पर कोई भाड़ा लेने लगता है, 4 रुपया 5 रुपया, या उससे अगले वाले किलोमीटर पर अतिरिक्त रुपया लेता हो। तो एक निश्चित दूरी चलने के बाद वो एकदम नियत रहता है, भाड़ा बदलता नहीं है, वही इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये 2 प्रकार का भाड़ा लग रहा है, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा। तो सिंपल चीज़ है, इसमें नियत भाड़े को आप x रुपये और चली गई दूरी को y पे मान सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के आधार पर जैसे लिखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है, तो समझेंगे कि 10 इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर हम ये मान लें कि माना नियत भाड़ा, नियत दूरी के लिए भाड़ा नियत दूरी का भाड़ा, ध्यान रखिएगा, या नियत दूरी का किराया 100 रुपया है, तथा और क्या लिखा है उसमें, चली गई दूरी का भाड़ा, चली गई दूरी का किराया या भाड़ा लिख सकते हैं। किताब में इसमें क्या लिखा है, भाड़ा लिखा है, आप लिख सकते हैं किराया y रुपया है। तो प्रथम शर्तानुसार 2 शर्त दिया गया है। प्रथम शर्तानुसार ध्यान रखिएगा, उसमें पहले शर्त में ये कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है। मतलब जो 10 किलोमीटर की दूरी चलता है उसमें एक नियत भाड़ा 100 रुपया भी शामिल है अतिरिक्त रूप से, ठीक है, नियत रूप से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नियत वाला किराया इस चली गई दूरी में शामिल करके जोड़ा जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि 105 रुपया है। तो प्रथम 10 किलोमीटर का मतलब है, जैसे यहाँ पर हमने कितना माना है, 1 किलोमीटर की नियत दूरी को 100 रुपया माना और 1 किलोमीटर चली गई दूरी को किराया हमने y रुपया माना। तो नियत वाला अगर 1 किलोमीटर चलता हो तो वो 100 रुपया 1 किलोमीटर प्रथम। उसके बाद अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 किलोमीटर का अगर हम मानेंगे तो जैसे 1 किलोमीटर चली गई दूरी का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, और दोनों का टोटल योग, क्योंकि उसमें हमें नियत भाड़ा भी शामिल कर दिया है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, समीकरण नंबर 1। क्योंकि इस 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा लग रहा है वो 10y लगेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का जैसे चली गई दूरी का किराया वाई रुपया मान दें जो कि 1 किलोमीटर का है, तब 10 किलोमीटर का 10y ज़्यादा हो जाएगा। अब इस दूरी में नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, जोड़ा जा रहा है, तो इस नियत वाली किराए को भी इसमें से जोड़ दिया और हमारा जो इसमें भाड़ा आया है यह क्वेश्चन के आधार पर 105 की बराबर कंपेयरिंग करवा देंगे। अब इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार और भी कुछ दूरी तय किया जा रहा है। द्वितीय शर्तानुसार देखिए, द्वितीय शर्तानुसार में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, मतलब कि उसमें भी x रुपया का नियत भाड़ा शामिल है और 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा बराबर कितना कुल किराया लग रहा है 155 रुपया। और ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन को आप हल करके भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो मैं इसको हल कर देता हूँ, शायद किसी को और अच्छी से समझ में आ जाए। क्या करना है आपको, x प्लस 10y बराबर 105 से या इस दूसरे समीकरण से x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो समीकरण 1 से मैं निकाल रहा हूँ, आप चाहें तो समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से क्या किया, x की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे 10y को इधर करेंगे तो 105 माइनस में 10y, समीकरण नंबर 3 बना लो। अब इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 से देखिए कैसे रखेंगे, जहाँ x यहाँ पर इस x के स्थान पर पूरा ये रहेगा 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस में 15y बराबर 155। अब इसको हल करेंगे तो 15y माइनस 10y कितना 5y बराबर 155, और जितने भी अचर हैं उनको दाहिनी तरफ ले जाना है, तब 105 को इधर लाएंगे तो माइनस 105। अब घटा दो, 5 में से 5 घटाने पर 0 आएगा, और 5 में से 0 घटा दो 5, 1 में से 1 गया 0, 50 आ गया, यानी कि 5y बराबर 50। अब हमें y की वैल्यू कितने देगा, जैसे देखिए 5 से 50 को डिवाइड कर दो, 5 दहाँ 50 हुआ, तो लिख सकते हैं y की वैल्यू कितना आया 10। मतलब कि ये 10 रुपया क्या है, प्रत्येक किलोमीटर की चली गई दूरी का किराया 10 रुपया आया है। अब नियत भाड़ा कितना है, तो यहाँ लिखते हैं y का मान, समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। रखने पर ठीक है, रखिए x बराबर 105 माइनस 10 गुणा, देख रहे हैं 10, और y की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ रखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 105 माइनस 100, 10 में 100, तो x की वैल्यू आएगी 5 रुपया। इस प्रकार से ये नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर का किराया 10 रुपया है, चली गई दूरी का किराया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस बात का मतलब ये जरूर समझिएगा, x बराबर 5 रुपया आने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है तो उसका 10 रुपया, और साथ में उस 10 रुपया के साथ साथ 5 रुपया और जोड़ कर लेता है। फिर यदि दूसरा किलोमीटर चलता है तो दूसरा किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर चलने पर भी उसका 10 रुपया लेता है, और साथ में इसमें कितना नियत भाड़ा और जोड़ देता है 5 रुपया, यानी हर किलोमीटर पर 5-5 रुपया जोड़ता है और उस किलोमीटर का किराया के रूप में 10-10 रुपया ले रहा है। ठीक है, इस बात का ये मतलब है, जो नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन 3 के 5वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये एक भिन्न का सवाल है, भिन्न से संबंधित है। जब भी किसी भिन्न से संबंधित सवाल देता है
तो वो एक प्रकार से अंश और हर से मिलकर बनता है। तो आपको करना क्या होता है कि उसी अंश और हर को हमें x और y मान करके हमें एक भिन्न बनाना होता है। अब उसी भिन्न के आधार पर जो हम x और y भिन्न के अंश और हर को मानते हैं, उस भिन्न के अंश और हर में इन दोनों शर्तों के आधार पर, जैसे पहले शर्त में 2 जोड़ने पर कह रहा है दोनों में, फिर दूसरे शर्त में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने के लिए कहता है, इनको वहाँ पर अप्लाई करते हैं और इस प्रश्न के आधार पर इन दोनों के बराबर रख करके चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है और ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला काम, जो हम लोग किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए या किसी भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए x और y मानते हैं, वो वास्तव में एक प्रकार का उधारी होता है, कल्पना मात्र होता है। और जब हम लोग उसको हल कर लेते हैं, हमें वो प्राप्त हो जाता है, तो बाद में उसी वैल्यू को हम लोग ले करके रख देते हैं या हमारा वो आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला भिन्न से संबंधित है, तो उस भिन्न के अंश और हर को मानना है। तो मान लिया, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है। अतः अब ध्यान दीजिए, अगर हमने अंश और हर को मान लिया तो वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न होगी अंश और हर के रूप में। मतलब अंश है x और हर है y, इसका मतलब अतः वह भिन्न या अतः भिन्न, भिन्न क्या होगी, x बटे में y होगी। लेकिन x और y का मान तो पता नहीं है जो हमें निकालना है। तो अब इसी भिन्न के साथ हम इन दोनों शर्तों को अप्लाई करते हैं और 9/11 5/6 के इक्वल रख कर चलते हैं। देखिए प्रथम प्रश्न से क्या कहा गया है, प्रथम प्रश्नानुसार ध्यान समझेंगे, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार ये कहा गया कि जो भिन्न था उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो हमने काल्पनिक वाला एक भिन्न बनाया है x बटे में y। अब इस x बटे y का मतलब ये x है अंश और y है हर। तो अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहे हैं, 2। तो मान लो हमने इसमें भी जोड़ा 2 और इसमें भी जोड़ दिया 2 दिया जाए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो इस भिन्न का मान कितने के बराबर हो जाता है, यानी हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाता है। बन गया। अब इसको सरल करके सबसे पहले इसको सामान्य समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, तिर्यक गुणन कर देते हैं। इसको वज्र गुणन विधि कहते हैं, यानी क्रॉस गुणनफल का निकालना कहते हैं। तो x+2 का 11 में मल्टीप्लाई बारी बारी से, 11 का x में गुणनफल 11x प्लस 11 का 2 में गुणा 11 दूना के 22 बराबर 9 का इन दोनों में गुणा करो, 9 का y में गुणा 9y प्लस 9 दूना के 18। बिल्कुल आसान, कोई डाउट नहीं है। 9y को इधर लाओ, 22 को इधर ले जाओ, क्योंकि ये अचर है और ये चर राशि वाला पद है तो बाईं ओर रखा जाता है। तो 11x माइनस हुआ ना, माइनस 9y बराबर, अब ध्यान समझो, 18 पहले से 22 इधर आ करके माइनस में 22 होगा। तो 18 में से 22 को माइनस कर दीजिए। तो 18 में से 22 को माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा, जिससे हम लोग 22 में से 18 घटाते हैं ना, तो 8×4 12 होता ही है, मतलब माइनस में 4 आया। तो यहाँ पर इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक, अब द्वितीय प्रश्न देखते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार यहाँ लिखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार इसी प्रकार से है। देखिए
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, अब अंश और हर, इसी अंश और हर में 3 जोड़ते हैं, तो x में 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तब कितने के बराबर हो जा रहा है? 5/6। मतलब इसको हम 5/6 के बराबर लिख कर चलेंगे। अब इसको सरल कर लो, कितना आया? x + 3 में 6 का गुणा, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हूँ तिर्य गुणन करके, वैसे ही 6 का x में गुणा करो, फिर 6 का 3 में गुणा करो, तो ये आएगा 6x + 6 × 18 बराबर 5 का x y + 3 में 5y और 5 का 3 में 5 × 15, बीच में प्लस से लगा देंगे, तो 5y प्लस 5 का 3 में गुणा 5 × 15, बिल्कुल आसान है। ठीक, अच्छा अब इसको हल कर लो, सरल कर लो। देखो 6x माइनस ये इधर आया -5y बराबर 18 को इधर लाएंगे तो 15 में से 18 घटेगा, तो 5 3 8 का मतलब माइनस में 3 आएगा। समीकरण नंबर 2 बना लो। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो इसको एक बार नोट करो। तो मैं इन दोनों समीकरणों को हल करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर कुछ और भी परिणाम मिलने वाला है, उसको भी समझेंगे कि इन दोनों समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ठीक है, मिटा रहा हूँ। देखो समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4। बताओ 9y इधर आएगा तो क्या होगा? 9y प्लस में -4 पहले से, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 9y माइनस 4। 11 को दाहिने पक्ष में लाया, बटे में आ गया 11। समीकरण नंबर 3। अब x का मान जो आया है, इस x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान यहाँ देख रहे हो क्या परिणाम अतिरिक्त मिला है, बटे में 11 आ गया है। और जब मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है उसको भी दिखाते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और नीचे हल कर लेंगे। ठीक, अच्छा 3 में रखते हैं। अच्छा समीकरण नंबर 3 क्या था? अभी बना लेते हैं। समीकरण नंबर 3 आया था, वो देखना पड़ेगा ना। बताइए, 3 जोड़ था ना, उनको प्राप्त कर लेते हैं। x + 3 बटे में y + 3, भूल गए हम भी, बराबर 5/6 लिखे थे। कितना लिखे थे? हाँ ठीक है। और इसका गुणा कीजिए, 6x + 18 बराबर 5y + 15 आया था, तो ये हमें मिला था 6x - 5y बराबर -3। ठीक है, आ गया, तो इसमें रखते हैं। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ पर रखते हैं। 3 में रखने पर ये समीकरण 3 था यहाँ पर, तो 6 गुणा x के लिए देख लो, x का मान ये पूरा, और इसको संभाल कर रखना है। 9y - 4 बटे में 11, देखा संभाल कर रखा ना, क्योंकि कुछ शक में रखना है, बड़ी चीज़ है, संभाल करना पड़ता है। -5y बराबर -3 हो गया। अब ध्यान समझो, यहाँ पे देखो कुछ और परिणाम मिला है, 6 भी है, नीचे 11 है। अब यदि कहीं भी अगर इस 6 से इस 11 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मान लो यहाँ पर ऐसा कोई संख्या है जो 6 से कटता हो, तो इस 6 से इसको कटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा है। इसको न कटाते हुए 6 का केवल ऊपर इन दोनों में गुणा करोगे और बटे में 11 लिखे रहोगे। तो गुणा करते हैं, 6 9 54, y माइनस 6 का 4 में गुणा 24 बटे में कितना? 11। ठीक, अच्छा -5y बराबर -3। ध्यान रखना, इस 6 का केवल इसी ऊपर गुणा होगा, अंश का अंश में गुणा होता है,
ठीक है, इसमें गुणा नहीं होगा ना, इसमें गुणा होगा। कोष्ठक के बाहर जो लगा है इस 6 का इस कोष्ठक के अंदर अंत में ही गुणा होगा। ठीक, अच्छा बट्टे को हटाना है तो इसी 11 से सभी पदों में गुणा कर दो। देखो ये एक प्रकार का पद है क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बटा लगा हुआ है, तो इस पूरे बट्टे के साथ अगर 11 का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे 11 का मल्टीप्लाई करते हो तो 11 से 11 कट जाता है, तो केवल यही बचेगा ऊपर वाला। ठीक, समझ गए? तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आता है, 11 का इसमें गुणा किया तो हमें मिला 54y माइनस में 24। अब समझो माइनस 11 का इस वाले में गुणा, 11 × 25 = 55, y बराबर -3 में 11 को गुणा कर दो, माइनस में 33। ठीक है, 54 में से 55 घटा दो, माइनस में y, और -33 पहले से और 24 को दाईं तरफ लाएंगे तब प्लस में 24, तो माइनस y बराबर कितना आया, 33 में से 24 निकाल दो, 9 आएगा, -9, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, या तब में माइनस का भाग दे दो ख़त्म हो जाएगा, तो y का मान आएगा 9। और y क्या है, हर था, हर उस भिन्न का हर था। अब x का मान निकालना है तो इस y का मान रखते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो इस y का मान यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए, x बराबर 9 गुणा y के स्थान पर 9 लिखाओ ना, 9y है तो 9 पहले से, और y का मान 9 -4 बटे में 11। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू कितना आएगा, हल कर लो, पहले गुणा करते हैं, तो 9 9 81, 81 में से 4 को घटा दो, यहाँ लिखेंगे 81 - 4 बटे में 11, कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब कि 77 है ना, 7 4 11 81 आता है, बटे में 11 से डिवाइड कर दो 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। ये अभी तक हमें परिणाम में नहीं मिला क्योंकि ये अंश और हर का मान है, हमें वो भिन्न ज्ञात करना था, तो लिख देंगे यहाँ पर हमने क्या भिन्न बनाया था, हमने भिन्न बनाया था x बटे में y, तो लिखेंगे भिन्न क्या था, x बटे y, अर्थात x की वैल्यू है 7 और हर का मान है 9। इसका मतलब 7 बटे में 9 ही वह भिन्न है, ये आंसर आया, भिन्न प्राप्त हुआ। भिन्न से संबंधित इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, इसको अच्छी तरह से फिर से रिवीजन कीजिए, बिल्कुल अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे ये महत्वपूर्ण लगता है, ये आते रहते हैं क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान समझें। ये आयु से संबंधित एक सवाल है जो एनसीईआरटी की किताब है, ये हर प्रकार के क्वेश्चन को दिया गया है और इतने ही प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल और केवल यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो आयु से संबंधित तुलना कर रहा है, ये पहले और बाद वाली बात है। वर्तमान में कितना हो जाएगा, मतलब भविष्यकाल में कितना हो जाएगा, या भूतकाल में कितना था। ठीक है, मतलब कि यदि हम वर्तमान से भविष्य वाले आयु की तुलना करते हैं तो उसको माइनस किया जाता है, प्लस किया जाता है, और यदि वर्तमान से पहले की आयु की तुलना करते हैं तो उसको माइनस करते हैं। मतलब समझिएगा, मान लो अगर हम कहें कि इस समय वर्तमान आयु मेरी 42 वर्ष है, तो यदि मैं पूछूं कि यदि ये वर्तमान है मेरी आयु, समझिएगा जानते हैं, अगर मेरी आयु ये 42 वर्ष वर्तमान है, तो इस वर्तमान आयु से 6 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी, जैसे आप बता सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, 42 से 6 घटाकर बोल दो कि इस आज से, यानी इस वर्तमान आयु 42 से 6 वर्ष पहले आपकी आयु इतनी होगी। तो आप क्या करोगे, 42 में से 6 घटा दोगे, ये कितना आंसर मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से
यदि हम इस वर्तमान आयु से 8 वर्ष के बाद आयु की पूछें कि 8 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर आप 42 में और 8 जोड़ दीजिए, तो ये आपका जो आयु आएगा वो 22 साल का होगा। तो इस बात का मतलब है कि यदि हम इस वर्तमान आयु को x मान लें, तो x किसको माना? 42 को, जो कि मेरी वर्तमान आयु है। अब x वर्ष हमने वर्तमान मान लिया, ठीक, तो इसको भी तो x लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से यदि 6 वर्ष पहले की आयु पूछा, तो जो हमने वर्तमान x माना है, इसके साथ हमने क्या कर रखा है? माइनस करके रखा है। तो हम बोलेंगे कि अगर वर्तमान में मेरी x वर्ष आयु है, तो 6 वर्ष पहले कितनी होगी? x माइनस 6 वर्ष। इसी प्रकार से 8 वर्ष के बाद कितनी होगी? तो इस 42 को हमने माना है x, तो लिखेंगे x और प्लस में 8, यानी हमारी आयु 8 वर्ष के बाद x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी, है ना सर। तो यही इस क्वेश्चन का मतलब है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए जानती, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में, एक तो जैकब है और उस जैकब का उस पुत्र है। दोनों की आयु, एक तो बाद का मतलब भविष्यकाल में तुलना किया है और पहले का मतलब भूतकाल में तुलना किया है। तो अब आप समझिए कि दो स्थिति में हमें लेकर चलना है। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। पहले इसको ऐसे मानना है, माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष है। वर्तमान माना है। अब दोनों की आयु हम तब पहले प्रश्न के आधार पर 5 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं, मतलब भविष्य के लिए। तो देखिए, अतः प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार क्या होगा? मतलब पहले प्रश्न के आधार पर, जैसे इसमें लिखा है 5 वर्ष बाद की आयु, तो हम 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे, तभी तो उन दोनों आयु में तुलना करके बताएंगे समीकरण के आधार पर। तो प्रथम शर्तानुसार का मतलब 5 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्रमशः कितना बनेगा? पहले वाले यानी जैकब की बनेगी x प्लस 5 वर्ष तथा उसके पुत्र का कितना होगा? y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष होगा। अब फिर प्रश्न से हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ये 5 वर्ष बाद की आयु है, तो 5 वर्ष बाद की आयु में क्या संबंध दिखा रहा है? 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो जैकब की आयु है x प्लस 5, ये कितना गुना हो जाएगा? उसके पुत्र का 3 गुना, यानी 3 इंटू वाई प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3y प्लस में 15, या इसको लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 5 इधर आ करके माइनस हो जाएगा, तब 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 आएगा। तो समीकरण नंबर इसको 1 बना लो। अब इसी प्रकार से और क्या करना है देखिए ध्यान से। इसी प्रकार जो उसमें लिखा है कि 5 वर्ष के पहले की आयु, तो 5 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी दोनों की? 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु
दोनों की आयु कितना होगा, जैकब का x-5 होगा तथा उसके पुत्र का कितना, y-5 वर्ष। ठीक, अब ये प्रश्न से क्या लिखेंगे, अब देखिए प्रश्न से हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की आयु का क्या संबंध दिखाया जा रहा है, 7 गुना। मतलब ये जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु ये है, अब पहले की आयु, यह आयु इस आयु से 7 गुनी थी। मतलब कि प्रश्न से लिख सकते हैं x-5 बराबर है 7 गुना किससे, y-5 यानी कि उसके पुत्र से। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या समीकरण मिलेगा, x-5 बराबर 7 का मल्टीप्लाई कर दो 7y माइनस में 35। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x माइनस 7y बराबर, ध्यान देखिए 5 माइनस में है, इधर आकर प्लस में, तब 35 में से 5 को हटाएंगे तब माइनस में 30 आएगा। अब आप इन दोनों को समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो कल हल करके लाएंगे और देखेंगे, नोट कर लो।